राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य के पंचरत्न में। भाषा विज्ञान की लास्ट क्लास है। तो हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। सबसे पहले है बोली। संसार की प्रत्येक भाषा सर्वप्रथम बोली के रूप में ही जन्म लेती है तथा आम लोगों की बोलचाल से पोषित होकर वह अपनी रूप रचना तय करती है। बोली का ही प्रयोग जब परिनिष्ठित हो जाता है तब वह भाषा बन जाती है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है। बोली का मानकीकरण नहीं होता है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जिनकी अपनी अपनी बोलियां हैं। पहला बोली क्लियर हो गया, तो अब मानक भाषा को देख लेते हैं। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। राजभाषा देखते क्या होता है। राजभाषा उसे कहते हैं जो देश के शासक वर्ग की भाषा होती है। ठीक है, राजभाषा का अर्थ होता है, देखिए देख लेते हैं। राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की गई भाषा। प्राचीन भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी। मध्यकाल में अकबर के समय फारसी राजभाषा थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आया तो उन्होंने भावी भारत की निर्माण की प्रक्रिया में राजभाषा के स्वरूप पर भी ध्यान दिया और उन्होंने ही कांग्रेस में हिंदुस्तानी के व्यवहार पर बल दिया। अब देखते हैं राजभाषा आयोग क्या है। तो 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। जो कुछ सुझाव दिए गए हैं वो निम्न हैं। तो पहला है सुझाव, 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा दिया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग होना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अखिल मतलब पूरे अखंड भारत में। राजभाषा आयोग की स्थापना 1963, संकल्प 1968। देखिए जो सिर्फ सन दे दिया गया, ये सीधा सीधा सन आता है आपको सूची ए को सूची ए से मिलाने के लिए, सूची ए को सूची बी से। तो देख लीजिए। राजभाषा नियम 1976। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए जो निम्न हैं। इस नियम के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालय को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग। तो का वर्ग में कौन सा है? पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे, जिनमें एक सरकारी कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय को खत लिखेगा, पत्र लिखेगा तो वो हिंदी में किए जाएंगे। और उनके राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। ख वर्ग, पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन होगा। द्विभाषिक नीति का पालन का अर्थ होता है हिंदी के साथ साथ वो अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो राज्य हैं वो राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गा वर्ग हैं पत्र व्यवहार ओनली एंड ओनली अंग्रेजी में किया जाएगा और वो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सेवन सिस्टर मतलब उत्तर भारत के राज्य जो मिजोरम, मेघालय, असम, वो सारे राज्य। और साउथ के स्टेट मतलब दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, उधर के राज्य। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों, कोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेताजी बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानियों को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त माना। हिंदी या हिंदुस्तानियों को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त माना। यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। ये ध्यान दीजिए कि ये स्टेटमेंट किसका है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो ये नेताजी का है। गांधी जी ने क्या कहा था? हिंदी ही हिंदुस्तान की भाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे कि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। सी राजगोपालाचारी भी कुछ कहते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। संपर्क भाषा देखते हैं क्या होते हैं। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी आज भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा तीनों ही है।
अब देखते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या क्या है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार कर ली थी। संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमशः अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। हिंदी की 8 अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, सांथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला और गुजराती। सर्वप्रथम 14 भाषाएं ही सम्मिलित की गई थी। जब संविधान बना था तब सिर्फ 14 भाषाएं ही को सम्मिलित किया गया था। सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा गया और सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा सांथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएं जोड़ी गई। अनुच्छेद 120 में कहता है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 कहता है राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 कहता है राजभाषा आयोग का गठन कैसे होगा। 345 कहता है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी का प्रयोग यथावत किया रहेगा। मतलब अगर राजभाषा हिंदी को लागू नहीं कर पा रही है तो अंग्रेजी का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। 346 है संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और राज्य की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी को स्वीकार करना चाहे तो इसका प्रयोग किया जा सकेगा। 347 को देखते हैं राज्य की अधिकांशता जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य में दूसरी भाषा के रूप में राष्ट्रपति के निर्देशानुसार मान्यता दे दी जाए। जिससे 347 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से अगर कभी फ्यूचर में कोई राज्य 4-6 गांव को कट के एक नया राज्य बन जाए और वहाँ की लैंग्वेज हिंदी तो होगी और वहाँ की मतलब लोकल लैंग्वेज कोई अवधी बोलता हो, कोई ब्रज बोलता हो, कोई कुछ बोलता, तो अगर अधिकांशता जनसंख्या चाहेगी कि उनकी भाषा ब्रज को मान्यता दे दी जाए तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार हिंदी के साथ वहाँ की भाषा को भी मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है। 348 कहता है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी होगी। 349 कहता है संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। 350 कहता है इसमें उन वर्गों पर ध्यान दिया जाता है जो भाषाई आधार देखिएगा अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा निश्चित की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है 351, क्योंकि 351 में है कि भारतीय संविधान जो सरकार है, जो सेंटर में सरकार है, वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कैसे करती है, तो प्रचार प्रसार करने का है 351 में। अब आगे देखते हैं संचार माध्यम और हिंदी। जनसंचार के सभी माध्यमों में आज हिंदी का प्रभाव देखा जा सकता है, चाहे वह हिंदी के समाचार पत्र हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, हिंदी सिनेमा हो या विज्ञापन हो, सर्वत्र हिंदी छाई हुई है। इसके अतिरिक्त हिंदी को विश्व भाषा बनाने में इंटरनेट की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग अंग्रेजी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा तेज है। देश में जहां हिंदी सामग्री की डिजिटल मीडिया में खपत 94% बढ़ी है, वहीं अंग्रेजी सामग्री की खपत केवल 19% ही बढ़ी है। आज स्मार्टफोन के रूप में हर हाथ में एक तकनीकी डिवाइस मौजूद है और उसमें हिंदी। सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में हिंदी में संदेश भेजना, हिंदी की सामग्री को पढ़ना, सुनना या देखना लगभग उतना ही आसान है जितना अंग्रेजी की सामग्री को। हिंदी मीडियम के निम्न घटक हैं: हिंदी फिल्में, हिंदी रेडियो, हिंदी पत्र पत्रिकाएं, हिंदी दूरदर्शन, हिंदी साइबर मीडिया। भारत में सबसे अधिक 2589 समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित होते हैं, जबकि अंग्रेजी में 7596 समाचार पत्र छपते हैं। 1926 ईस्वी से रेडियो का भारत में प्रसार शुरू किया गया। यह पहले गैर सरकारी संस्था के पास था। बाद में 1930 में इसे भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया। सन 1949 में हिंदी प्रसार के लिए हिंदी भाषा केंद्रों से हिंदी प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू किए गए। आकाशवाणी केंद्रों से निरंतर हिंदी में वार्ताएं प्रसारित की जा रही हैं। कवि सम्मेलनों का आयोजन भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है।
कंप्यूटर और हिंदी। कंप्यूटर और मोबाइल पर हिंदी को देखना, लिखना और पढ़ना आज भले ही आसान लगता हो, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसी नहीं थी। पश्चिमी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी की शुरुआत होने के कारण इसकी भाषा अंग्रेजी ही रही और एक आम भारतीय इसके लाभों से सालों तक दूर ही रहा, क्योंककि अंग्रेजी उसकी सहज भाषा नहीं थी। इसके समाधान के लिए भारत ने भी अपनी भाषा और लिपि में सॉफ्टवेयर तैयार करने की दिशा में प्रयोग करने प्रारंभ किए। सन 1965 के आसपास हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ और 1970 ईस्वी के बाद आशानुरूप सफलता मिलने लगी। ECIL हैदराबाद की एक कंपनी ने 1977 ईस्वी में हिंदी में फॉल्टन नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले 1977 में दिखाई दी थी। IIT कानपुर में सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयोग किए जा सकने वाले कुंजी पटल कीपैड एवं उसकी प्रणाली तैयार की गई, जिसका पहला प्रोटोटाइप टर्मिनल 1978 ईस्वी में तैयार किया गया। इसमें कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर RMK सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हिंदी में आयोजित तृतीय विश्व सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और DCM दिल्ली के संयुक्त प्रयास से प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ का विकास 1980 के आसपास हुआ। एप्पल ने 1977 ईस्वी में भारतीय भाषा किट प्रस्तुत करके हिंदी में कार्य करना संभव किया। इसी दौरान मोटोरोला कंपनी ने भारतीय भाषाओं में पेजर टेक्नोलॉजी के विकास के लिए मानक ISCII के ही अनुरूप ISCLAP इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर लैंग्वेज प्रेजिंग, इसको देख लीजिएगा क्योंकि आता है ISCLAP का फुल फॉर्म, हिंदी में ना सही तो फर्स्ट पेपर में आता है, ठीक है, के मानक का विकास किया, जिसकी सहायता से संदेशों का आदान प्रदान पेजर पर हिंदी, मराठी, गुजराती में करना संभव हो पाया। सन 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी IBM ने DOS 6 का हिंदी संस्करण तैयार किया। अब देवनागरी लिपि देखते हैं। संस्कृत देवनागरी लिपि में ही लिखित है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। हर्ष और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित की गई हैं। इसके साथ ही अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए भी अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित है। देवनागरी में अंकों को स्वरूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निर्धारित है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान की दृष्टि से भारतीय संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप देख लीजिएगा और देवनागरी रूप देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 स्वीकार किया गया, परंतु राष्ट्रपति संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का भी प्रयोग स्वीकृत है। मतलब ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप है तो आप अपनी देवनागरी में नहीं लिख सकते, वो भी स्वीकृत है भारत में। विशेषताएं और मानकीकरण क्या है? देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह निर्धारित हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि ये आती है कि देवनागरी की विशेषता क्या नहीं है। देवनागरी में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण होता है। रोमन लिपि की तरह अनुच्चरित अक्षर नहीं लिखा जाता। देवनागरी लिपि में किसी भी लिपि चिन्ह से 2 या अधिक ध्वनियों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। देवनागरी लिपि को शीघ्रता के साथ लिखा जा सकता है। देवनागरी में वर्णों की एकरूपता है। इसमें रोमन की तरह छोटे और बड़े अक्षरों का भेद नहीं है। देवनागरी लिपि के वर्ण गोलाइयों से युक्त होने के कारण लेखन में सुडौलता रहती है। देवनागरी में लेखन, पठन, टंकण और मुद्रण सरल है। देवनागरी का उद्गम भारत की अन्य लिपियों की तरह ब्राह्मी लिपि से हुआ है, अतः यह अन्य भारतीय भाषा भाषियों के लिए अन्य लिपियों की अपेक्षा सीखने में सरल है। देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 11 स्वर और 38 व्यंजन है। हिंदी भाषा में स्वर, व्यंजन और वर्ण संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट 700 से 800 की शिलालेख में मिलता है। 758 के राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का देवनागरी में ताम्रपत्र मिलता है। शिलाहारवंश के गांधार आदित्य के उत्कीर्ण लेख की लिपि देवनागरी है। इसका समय 11वीं शताब्दी है। चोल राजा राजेंद्र के सिक्के पर भी देवनागरी लिपि अंकित है। हिंदी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक तथा मानक मानी जाती है, तथापि आधुनिक युग में इसके मानकीकरण के निरंतर प्रयास होते रहे हैं। मानकीकरण की दिशा में प्रयासरत विद्वानों ने लिपि की कुछ सीमाओं की ओर संकेत भी किया है। ये सीमाएं इस प्रकार हैं। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, अतः इस लिपि को क्लिष्ट माना जाता है, अर्थात इसके वर्णों में स्वर और व्यंजन मिले होते हैं। एक लिपि चिन्ह 2 ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे छात्राज्ञा में 2 ध्वनियों का संयोग है।
कुछ लिपि चिन्ह होते हैं जिनका उच्चारण नहीं होता। उदाहरण के श का उच्चारण श होता है। वैज्ञानिक तथा स्पष्ट लिपि की दृष्टि से शब्दों में उच्चारण के क्रम के अनुसार ही लिपि चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन देवनागरी लिपि में ई की मात्रा का उच्चारण व्यंजन के बाद होता है, जबकि लेखन में यह व्यंजन के पहले लिखी जाती है। उच्चारण करते समय शब्दों के अंतिम आ का लोप हो जाता है। आ अंतिम व्यंजन में लिखे जाने या समाहित होने पर भी उच्चारित नहीं होता। यथा राम, राम को उच्चारण ऐसे होता है लेकिन लेखन में ही राम ही कहा जाता है। तत्सम तद्भव की पहचान देख लेते हैं। तत्सम तद्भव पहचानने की ट्रिक। छ, छत्री छ का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है। छति, छत्री, लक्ष्य आदि प्राय तत्सम में वा वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। जैसे वानर का बंदर, वर्षा का बरसात, बनारस वाराणसी का बनारस, ठीक है, वारिस का बरसात, ठीक है। प्रायः जिन तत्सम शब्दों में तालव्य सा होता है उनके तद्भव शब्दों में दंत सा हो जाता है। जैसे शुक से शुआ बन जाता है, ससुर से ससुर बन जाता है, श्यामल से सांवला बन जाता है। प्राय री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे घृत, घृत देखिए तत्सम है, इसको घी कहते हैं। श्रृंगार, तो इसको हम लोग जब तद्भव में बोलेंगे बोलेंगे सिंगार। मातृभार्या, मातृभार्या मतलब भाभी। विषय का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। संस्कृत का कर्पूर, हिंदी में कपूर। विषय का प्रयोग वैसे ही होता है, ठीक है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये शब्द आते हैं तो इस शब्द को देख लेते हैं। फारसी शब्द की शब्दावली आती है कि इसमें से कौन सा शब्द फारसी नहीं है या कौन सा शब्द अरबी नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। फारसी शब्द है अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज। आईना, उम्मीद, कद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, कुश्ता, किसमिस, कमरबंद, किनारा, कूचा, खाल, खुद, खामोश, खरगोश, खुश, खुराक, खुब, गर्द, गज, गुम, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुल्लूबंद, गुलाब, गुल, गोश्त, चाबूक, चादर, चिराग, चश्मा, चरखा, चूकी, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर, जीन, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर, जोश, तरकस, तमाशा, तेज, तीर, ताक, तबाह, तनख्वाह, ताजा, दीवार, देहात, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर, दिल, दवा, नामर्द, नाव, नापसंद, पलंग, पैदावार, पलक, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बेवा, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, माशा, मलाई, मुर्दा, मजा, मलीदा, मुफ्त, मूर्छा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, रंग, रोगन, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, वापिश, शादी, शोर, सितारा, सितार, सरासा, सुर्ख, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार इत्यादि। तो देखिए जिस जिस पेन पे लाल पेन लगाई गई है उसको ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो आ चुका है विगत वर्षों में। अब अरबी को देख लेते हैं। अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अकल, अशर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा, इलाज, ईमान, उर्दू, एहसान, औसत, औरत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिहन, तमाम, तकाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, तरकारी, तरक्की नहीं, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दवा, दावत, दफ्तर, दगा, दुआ, दफा, दलाल, दुकान, दिक, दुनिया, दौलत, दान, बाकी, मुहावरा, मदद, मुद्दई, मुहावरा ध्यान दीजिएगा, मुद्दई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामूली, मुकदमा, मुल्क,
मुल्क, मल्लाह, मवाद, मौसम, मौसम भी आया हुआ है। मौका, मालवी, मुसाफिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीम या राय, लिहाज, लफ्ज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायक, वारिस, वहाँ वापिस था, यहाँ वारिस है। वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हद, हज्जाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हसिया, हाकिम, हमला, हवालत, हौसला आदि। यहाँ जहाँ काली पेन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, काली पेन वालों को। अगला देखते हैं तुर्की शब्द। तुर्की है आगा, आका, उज़्बक, उज़्बक आ चुका है। उर्दू, कालीन, काबू, कज़ाक, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, चुगल, चकमक, जाजिम, तमगा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, सौगात, सुराग आदि। अंग्रेजी शब्द देख लेते हैं। अंग्रेजी शब्द है और उसका तद्भव है। तो ऑफिसर, तो तद्भव हो जाएगा अफसर। इंजीन, इंजन, और इधर हो जाएगा इंजन, इंजन का इंजन हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहोगे डॉक्टर। लैंटर्न, लैंटर्न, लैंटर्न कहोगे लालटेन। स्लेट, स्लेट कहोगे सिलेट। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का हो गया अस्पताल। थिएटर, थिएटर का हो गया थिएटर या ठेठर। टारपेंटाइन, टारपेंटाइन तो हो गया तारपीन। माइल, माइल का मील। बॉटल, बोतल हो गया। कैप्टन, कप्तान हो गया। टिकट, टिकस हो गया। ये टिकस शब्द का प्रयोग आप लोग आंसर करना, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में लगाया है, ठीक है, या किस निबंध में टिकस शब्द का यूज किया है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग आंसर करना। अब पुर्तगाली शब्द को देख लेते हैं। आलपिन, पिस्तौल, बाल्टी, चाबी, कमीज, परात। गमला, तौलिया, काजू, किरानी, कनस्तर, नीलाम। अलमारी, अलकतरा, तंबाकू, साग, कमरा, स्त्री। पेन, संतरा, फीता, मस्तूल, गोदाम, मेज, अनानास। कर्नल साहब और मिस्त्री, ये भी पुर्तगाली हैं। चलिए अब ये देखिए, इसमें से एक ना एक स्टेटमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, एक दो बार फिर से सुन लीजिएगा। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हें हिंदी के लिए और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निस्संदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी। मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा हिंदी समझने और बोलने लग जाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती। हिंदी अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। जातीय भाषा देखिए केशव चंद्र सेन ने कहा है। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी को अगर भारत की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो देश में एकता स्थापित करने का काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। केशव चंद्र सेन। इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, अनिवार्य कह दिया था राजा राम मोहन राय ने। अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। महायोगी अरविंद कह रहे हैं, जो हो रहा था। हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी से लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं। प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिख रही है। सर टी विजय राघवाचार्य। हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य में जो ऐक्य बंधन स्थापना करने में सामर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। दक्षिण की भाषाओं ने संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया है, इसलिए उसी परंपरा में आई हुई हिंदी बड़ी सरलता से राष्ट्रभाषा बनने की योग्य है। एस निजलिंगप्पा। हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया, वह हिंदी है। महात्मा जी बोल रहे हैं, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। एनी बेसेंट। प्रजातंत्री देश में
अधिकतम जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा ही कार्य कर सकती है। हिंदी इस कसौटी पर पूरी तरह खड़ी उतरती है। अनंत सैनम अयंगर। यदि दक्षिण भारत भारतीय क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंध कर रहना चाहते हैं और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है। सी राजगोपालचारी। दक्षिण भारतीयों को पूरे भारत में सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरियां पाने के लिए भी हिंदी बोलने, समझने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा। सी राजगोपालचारी। फिर है, चाहे व्यवहारिक दृष्टि, सैद्धांतिक दृष्टि या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास ना की हो। सर टी विजय राघवाचार्य। मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह भाषा ऐसी हो जिसमें हमारे विचार आसानी से साफ साफ स्पष्टतापूर्वक व्यक्त हो सके। राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे केवल एक जगह के ही लोग न समझे बल्कि उस देश के सभी प्रांतों में सुगमता से पहुंचा जा सके। राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। आपको मालूम है कि इस राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की सख्त जरूरत है। हिंदी भारत की अधिकांश जनता की भाषा है, इसलिए कांग्रेस ने इसे राष्ट्रभाषा मान लिया है। जवाहरलाल नेहरू। हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में। जवाहरलाल नेहरू। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन। हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। वी गिरी। हिंदी किसी भी भाषा का अहित नहीं करती, अपितु वह तो सभी अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। यानी जैल सिंह, भूतपूर्व राष्ट्रपति। हिंदी समस्त आर्यव्रत की भाषा है। यद्यपि मैं बंगाली हूँ, तथापि इस विधवस्था में मेरे लिए वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ हिंदी में वार्तालाप कर सकूँ। कितनी अच्छी बात बोलते हैं। न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या जन समुदाय को भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है। फादर कामिल बुल्के। हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। फादर कामिल बुल्के। देखिए, फादर कामिल बुल्के कहते हैं तीसरी भाषा। राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। बाल गंगाधर तिलक। हमारी देवनागरी इस देश की ही नहीं, समस्त संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। सेठ गोविंद दास। हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। वी गिरी। हिंदी किसी भी भाषा का हित नहीं करती, अपितु वह तो सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास एवं समृद्धि में सहयोग देकर समन्वय का मार्ग खोलती है। ज्ञानी जैल सिंह। हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। ज्ञानी जैल सिंह। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की समान उत्तराधिकारी है। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी भारत की राष्ट्रीय संपर्क भाषा, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बात करेंगी इंदिरा गांधी। हिंदी को जानना हमारा राष्ट्र धर्म है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता जिससे सामूहिक मान चित्त वृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। सुमित्रा नंदन पंत तुकायतन में कहते हैं। दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायी सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। तो आज से आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ है और आप लोगों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। भगवान करे सभी सफल हों, सभी आगे बढ़ें। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।